हेलो बच्चों, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। दो चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड द वॉल्यूम बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसको चेकआउट नहीं किया आपने तो जा करके आई बटन पे मैं इसकी सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मैंने बहुत बढ़िया से दो सेशन लिए हैं क्वेश्चन के। एक में 100 क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन सेट के, उनको आप देख करके अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। साथ में 117 क्वेश्चन का एक और बहुत सुपर सेशन किया था हम लोगों ने बच्चों। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप, मिलाने वाले, मैचिंग टाइप, असर्शन रीजन और सिंपल क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर के विजिट करिए, मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल। इसमें भी दो प्रोसेस हमें पढ़नी है, एक पढ़ना है माइटोसिस और एक पढ़ना है मियोसिस। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखें मियोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मियोसिस को ऐसे आप जान नहीं पाएंगे, इसलिए आपको माइटोसिस पढ़ना जरूरी होगा। नाउ सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो कंटेंट होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं जीनोम के बच्चों। एक होता है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं एन, और एक होता है डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम बच्चों, इसको बोलते हैं ट्वाइस ऑफ एन। बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ह्यूमन में क्रोमोसोम में संख्या बच्चों 46 है, इसे डिप्लॉइड बोलेंगे क्योंकि इससे 23 पेयर क्रोमोसोम बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो जहां पेयर ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल होते हैं वो कंटेंट कहलाता है बच्चों डिप्लॉइड कंटेंट। वहां पर पूरे पूरे क्रोमोसोम जितने इंडिविजुअल एक बॉडी में होते हैं उतनी ही सेल में होते हैं। और स्पेशली ये जो सेल होती है एनिमल के केस में ये सोमैटिक सेल होती है बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है तो इनके पेयर आप बना सकते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम बन जाएंगे। लेकिन अगर इसी कंटेंट को मैं हैप्लॉइड कर दूं, हैप्लॉइड का मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम है, इनमें से मैं एक पेयर, एक सीधा सीधा जैसे कॉपी, 23 पेयर का मतलब एक क्रोमोसोम की इस तरीके से कॉपी है सी के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा, इट इज अ वन पेयर क्रोमोसोम। अब मैं इस क्रोमोसोम को हटा दूं यहाँ से तो सिंगल कॉपी बचती है, सिंगल कॉपी बचती है क्रोमोसोम की। ये सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाती है, हैप्लॉइड जीनोम, दैट इज हैप्लॉइड क्रोमोसोम। यानी अब पहले 23 पेयर क्रोमोसोम थे, अब केवल 23 क्रोमोसोम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिप्लॉइड एंड द हैप्लॉइड कंटेंट। In the diploid content, 46 chromosome or 23 chromosome are present in the case of human, while in the haploid content of the chromosome, only 23 chromosome is present. That is यहाँ पर content जो होगा chromosome का वो half हो जाएगा। Clear? क्योंकि अगर इन सब बातों का आपने नहीं जाना है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, तो आप गलती कर बैठते हैं इन्हीं सारे क्वेश्चन की वजह से बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। आर यू अवेयर, आपसे पूछा जा रहा है पहली लाइन में क्वेश्चन कि क्या आप अवेयर हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उनमें चाहे बड़े हो चाहे वो छोटे हो, उनकी लाइफ जो स्टार्ट होती है बच्चों सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। क्या ये आपको बात पता है? कह दो हाँ ये बात हमें पता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चों इस तरीके से तो ये स्पर्म होता है और ये ओवा होता है। मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं तो ये भ्रांति भुला दीजिए कि दोनों सेल फ्यूज होती हैं, सेल नहीं फ्यूज होते बच्चों, इनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। क्या फ्यूज होते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने से एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, सिंगल सेल फॉर्म होती है। इस सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं बच्चों जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। नाउ जाइगोट में अब इंटरनल डिवीजन स्टार्ट होता है इस तरीके से, है ना। आप लोग पढ़ते भी हो गए यहाँ पे कि सबसे पहले मारुला बनता है, फिर ग्रस्टुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बन जाता है, फिर ट्रोपोब्लास्ट बन जाता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक सेल, किसी भी जीवधारी की जो शुरुआत होती है वो एक सेल से ही होती है, बाद में उसमें हाँ बहुत सारी सेल्स देखने को मिलती हैं और ये बात सत्य है। चाहे फिशेस को आप देखियो, यहाँ पे वर्टिब्रेट में आप देखो तो फिशेस में क्लास में, एम्फीबिया की क्लास में देखो, रेप्टाइल में देखो, बर्ड्स में देखो, मैमल्स में देखो, अधिकतर की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाइगोट से हो रही है, और जाइगोट यहाँ पे सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए निम्न प्राणियों की बात कर लेते हैं, जो निम्न स्तरीय हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे आप यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की बात कर लो,
यहाँ पे हम लोग एक अमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में बना रहा हूँ, ये अमीबा है बच्चों, एक ही सेल का होता है, ठीक है। तो खुद एक सेल का है तो इसके जो बनने वाले प्राणी हैं वो भी तो एक ही सेल के होंगे बच्चों। इसका सीधा एक तरीका होता है, फिशन कर लेता है और फिशन करने के बाद ये 2 अमीबी में बदल जाता है। ये जो 2 अमीबी में बना रहा हूँ इनको बोलते हैं डॉटर अमीबी, ठीक है। ये पेरेंटल अमीबी थी, ये डॉटर। जरा डॉटर अमीबी को देखिए, हूबहू अपने पेरेंट जैसा है कि नहीं। इस वाले अमीबी को भी देखिए, ये भी अपने अमीबी में यहाँ पेरेंटल टाइप का दिख रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो क्या समझ में आ रहा है कि अमीबा की भी शुरुआत अगर उसकी पेरेंट बॉडी देखिए सिंगल सेल है तो सिंगल सेल से ही हुई है। वाइल यहाँ पर देखिए हायर ऑर्गेनिज्म पे बॉडी कैसी है, मल्टी सेलुलर है ना, बॉडी कैसी है, बिलियन 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 सेल की बनी हुई है। लेकिन जब भी किसी नए जीवधारी की शुरुआत होगी, जो ये लोग नए बच्चे पैदा करेंगे, उस बच्चे की भी शुरुआत कहाँ से होगी बच्चों, उस नियोनेट की जो शुरुआत होगी सिंगल सेल दैट इज जाइगोट से शुरुआत होगी। जाइगोट पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। क्लियर? चलिए, तो पहले पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर किया कि हाँ, चाहे बड़े ऑर्गेनिज्म हो चाहे छोटे हो, उन सब की जो शुरुआत होती है वो जाइगोट से ही होती है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू द फॉर्म सच लार्जर ऑर्गेनिज्म। आपके दिमाग में बच्चों चलना चाहिए एलिफेंट का सीन, कि एलिफेंट आप देखिए, एलिफेंट सोचिए इतना बड़ा जीवधारी धरती पर कम से कम 200 किलो, 250 किलो, 500 किलो और कभी कभी 1000 टन का भी हो सकता है। तो इतना बड़ा एलिफेंट जो इतना वजनी होता है, क्या उसकी भी शुरुआत सिंगल सेल से होती है? यस। व्हेल जो इतना बड़ा जीवधारी है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, क्या उसकी भी शुरुआत एक सेल से होती है? यस, जाइगोट से ही उसकी शुरुआत होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो तथ्य है वो लार्जर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बिल्कुल सत्य है। नाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स की। किसी भी सेल्स में 2 चीजें आपको दिख जाएंगी, पहला तो ग्रोथ होता हुआ, दूसरा रिप्रोडक्शन। तो सेल में रिप्रोडक्शन होता है, हाँ सेल में रिप्रोडक्शन होता है। सेल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकती है? बाय द डिवीजन बच्चों। जब सेल डिवाइड करती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रोथ भी कर रही है साथ में रिप्रोडक्शन भी कर रही है। ग्रोथ इन सेंस बोलते हैं क्योंकि उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा डिवाइड करने से। रिप्रोडक्शन करने को बोलेंगे तो यानी पुरानी वाली सेल से नई सेल बन गई। यही तो होता है हमारे में भी, हमारे मम्मी पापा पुराने होते जाते हैं, दैट इज ओल्ड होते जाते हैं, और वो हमसे जब ऐसा हो रहा होता है तो उनका विवाह हो जाता है, उनकी शादी होती है, वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं, उनका विवाह होता है, वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। यही तो चला आ रहा है ना। तो ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है सेल्स में, एज वेल एज इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन के लिए ये बात सत्य है। ठीक है, यहाँ पे all cells reproducing by divided into two with each parental cell giving rise to 2 daughter cells each time they divide। एक बात आप लोग दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लें कि अगर आप माइटोसिस करा रहे हैं या डिवीजन करा रहे हैं तो एक सिंगल पेरेंटल सेल से बच्चों हमेशा और हमेशा जब भी वो डिवाइड होगी तो मिनिमम आपको 2 डॉटर सेल्स तो अवश्य मिलेंगी। एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल देखने को मिलती हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, these newly formed daughter cell can themselves grow and divide। अब ये जो नई सेल हैं बच्चों पुनः ये ग्रो करेंगी और ग्रो करके मैच्योर हो जाएंगे, देन ये इतनी बड़ी हो जाएंगी कि ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ये भी सेल आगे चल करके डिवाइड होनी है, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर ये वाली सेल अब डिवाइड होगी तो 2 सेल देगी, ये भी 2 सेल देगी, 2 वाली सेल आगे 4 सेल देंगी, ये भी 4 सेल देगी, 4 वाली सेल आगे चल के 8 सेल देंगी, ये भी 8 सेल देंगी। तो धीरे धीरे किसी भी कल्चर में यहाँ पर जो होंगी सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पहुंच करके हमारे पास 32 या 64 या 128 सेल हैं तो वो सेल आई कहाँ से, उनका आधार क्या है, उनका बेस क्या है बच्चों? उनका बेस है ये सिंगल पेरेंटल सेल। सिंगल सेल से चल करके सब कुछ आया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सच ऐसी साइकिल जिसमें बच्चों ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, सिंगल सेल को ये अलाउ करती है कि स्ट्रक्चर बनाओ कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बन जाए किसी कॉलोनी में या किसी कल्चर में, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेल डिवीजन करना। सेल के डिवीजन पे ही पॉसिबल है एक सेल से चल करके मिलियन ऑफ सेल का फॉर्मेशन होना। जैसे हमारी बॉडी बच्चों जाइगोट से चल करके शुरुआत होकर के आज बिलियन ऑफ सेल की ये बॉडी दिखती है। नाउ अब हमें अगली बारी में पढ़ना है सेल साइकिल के बारे में। व्हाट इज सेल साइकिल? ये सेल साइकिल होती क्या है बच्चों? तो सेल साइकिल जानने से पहले आप अगर ये टर्म जानते होंगे साइकिल, तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझा ले जाऊंगा। पॉइंट ए को समझिए, ए से चले बच्चों और ए पे ही आ गए, इस पॉइंट को कहते हैं साइकिल। नाउ सेल के रिस्पेक्ट में बात करिए, जैसे यहाँ पर एक सेल है आपके पास, इसका नाम ए दे दीजिए, ये ए सेल है।
अब ये क्या कर रही है, अभी मान लीजिए तुरंत इसका जन्म हुआ है पुरानी सेल से, डिवाइड करके ही बनी हुई है। अब ये ग्रोथ करेगी बच्चों, ग्रोथ करने के साथ इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जाएगा, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। नाउ ग्रोथ करने साथ ही कुछ ऐसी चीजों को भी ग्रो करा ले जाएगी जिनकी बदौलत ये डिवीजन करा सकती है। नाउ एक अल्टीमेटली टाइम पे आकर के बच्चों डिवाइड हो जाएगी और दो सेल का फॉर्मेशन कर देगी। अब ये जो न्यू डॉटर सेल बनी है इस पेरेंट सेल से बच्चों, इनकी भी वही कहानी होगी जो इस सेल ने दोहराई थी, जो पेरेंट सेल ने दोहराई थी वही कहानी सेम डिट्टो रिपीट करेंगे। मतलब ये सेल भी आगे चल के ग्रोथ करेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी थ्रू आउट अपनी जर्नी, साथ साथ में कुछ सिंथेसाइज भी करेगी, कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह भी बनाएगी, अपने रेप्लिकेट करेगी एंड देन फिर इवेंचुअली जा करके डिवाइड हो जाएगी एम फेज में। इसी को कहते हैं बच्चों सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है। पहला, सेल ग्रोथ कर रही है, सेल का साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है, साथ ही साथ वो डीएनए रेप्लिकेशन कर रही है और ऑर्गेनील्स को डुप्लीकेट कर रही है, कुछ प्रोटीन वगैरह भी सिंथेसाइज कर रही है और फिर से वो डिवाइड करके इस तरीके से नए चक्र में पुनः प्रवेश कर रही है, फिर से आ रही है, बार बार रिपीट कर रही है एक ही पुनरावृत्ति को। इसे बोलते हैं बच्चों सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, ठीक है ना। तो सेल साइकिल हमने पढ़ ली है यहाँ पे। अब जो इसके बारे में जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड किया है वही इंफॉर्मेशन यहाँ सेल साइकिल में लिखी हुई है। देखते हैं बच्चों, सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट ही है। चाहे आपके हेयर्स का बढ़ना हो बच्चों, चाहे आपके नेल्स का बढ़ना हो, चाहे आपकी जो शेडिंग होती है स्किन की, अधिकतर आप जाड़ों में देखते हैं कि स्किन जो है शेड ऑफ होती है ऊपर की थोड़ी थोड़ी करके, तो वो सब कुछ बच्चों सेल डिवीजन के ही फलस्वरूप हो रहा है। अगर सेल डिवीजन ना हो रहा होता तो आपके नेल्स नहीं बढ़ते, आपके हेयर्स नहीं बढ़ते, आपकी स्किन जो सेड ऑफ हो जाती वो नहीं बढ़ती। इवन दो अगर आप लीवर अपने कट कर को हटा देते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं लीवर का पार्ट, तो लीवर में जो रीजनरेशन होता है बच्चों, वो लीवर में रिजनरेशन भी सेल डिवीजन के कारण ही होता है बच्चों। अगर सेल डिवीजन ना हो रहा होता बॉडी में तो लीवर भी आपका रीजनरेट कभी नहीं करेगा। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल अगर हम देखें तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों और सेल ग्रोथ करती है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन को हम देखें, डीएनए रेप्लिकेशन को होता हुआ देखें और सेल ग्रोथ को हुआ देखें, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं बच्चों। इसलिए कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं एक दूसरे के साथ कि करेक्ट डिवीजन हो सके सेल का, जिसमें प्रोजनी सेल जो बन रही है उनका करेक्ट डिवीजन हो सके, और ये जो प्रोजनी सेल नई बनी है उसमें जीनोम जो जाए बच्चों वो इंटैक्ट जाए। इंटैक्ट का मतलब पूरा पूरा जाए, कंप्लीट जाए, अधूरा जीनोम नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक आपको लाइन मिल रही है कि सेल साइकिल में हम क्या देखते हैं। सेल साइकिल में हम देखते हैं सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, और इस तरीके से ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं कि करेक्ट डिवीजन हो प्रोजनी सेल का, साथ में साथ इंटैक्ट जीनोम इसमें पहुंच जाए। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात करें जिसके द्वारा सेल डुप्लीकेट कर ले जाती है अपने जीनोम की, सिंथेसाइज करती है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल की और इवेंचुअली डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में, इस पूरी चक्र को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है बच्चों। यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ। सीक्वेंस किसे बोलते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली हो जाएगा कहीं पर भी सेल साइकिल शुरू हो गई, नो, इट इज अ सीक्वेंस। यहाँ पर एक के बाद एक पहले से चीजें प्री डिसाइडेड है कि पहले G1 फेज आएगा, फिर GS फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, फिर M फेज आएगा, फिर उसमें भी कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ये सब प्री डिसाइडेड होता है बच्चों। तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें क्या क्या हो रहा है, सेल डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को, जीनोम मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन करती है, अदर कंस्टिट्यूएंट को बनाती है जो कि सेल को डिवाइड करने में सहायक होते हैं, और फाइनली इवेंचुअली सेल कर जाती है डिवाइड दो डॉटर सेल में। इस पूरे क्रिया चक्र को सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, हम ऑल देखें सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ। अच्छा, सेल की ग्रोथ को आप लोग कैसे देखेंगे, कोई पूछे सेल बढ़ रही है, सेल ग्रोथ कर रही है, तो आप कैसे बताओगे बच्चों। सेल को ग्रोथ करता हुआ अगर देखना है तो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज होते हुए देखना पड़ेगा। अगर पहले की तुलना में सेल के कंटेंट में साइटोप्लाज्म ज्यादा है, इसका मतलब सेल बढ़ रही है, सेल ग्रोथ कर रही है, और साइटोप्लाज्म उतने का उतना ही है, तो सेल यानी ग्रोथ कर रही होगी लेकिन बहुत धीमे ही कर रही होगी, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं दिखा। तो बोला जा रहा है कि ऑल्दो सेल ग्रोथ किस रिस्पेक्ट में बच्चों, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ है ना। तो इस पॉइंट को, ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन उठाते हैं और हमें समझ नहीं आता।
साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की बात में करें तो सेल ग्रोथ एक बच्चों कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या ये जो पूरी सेल साइकिल आप सर समझा रहे हैं कि यहाँ पूरी सेल साइकिल इस तरीके से हो रही है, क्या इस पूरे साइकिल में सेल की ग्रोथ होती ही रहेगी? यस बच्चों, इट इज ट्रू, यहाँ ग्रोथ होती ही रहेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा अगर के पूछे कि इसी सेल साइकिल में क्या रेप्लिकेशन भी साथ साथ चलता रहेगा? नहीं बच्चों, आंसर है नहीं। पूरी सेल साइकिल में रेप्लिकेशन नहीं होगा, कहीं पर एक स्पेसिफिक कोई जगह होगी, कोई स्पेसिफिक फेज होगा जहां पर आप देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ या रेप्लिकेशन ऑफ या डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम या डीएनए हो रहा है। वही बात एनसीईआरटी हमें लिख करके बताती है कि ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सेल साइकिल के सारे फेजेस में होगी, लेकिन डीएनए सिंथेसिस केवल और केवल ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज होगी सेल साइकिल में, और उसको बच्चों कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं एस फेज। एस फेज बोले या सिंथेसिस फेज बोले, सेल साइकिल के सिंथेसिस फेज में बच्चों डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद जो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है इनको बच्चों डॉटर न्यूक्लियाई में भेज दिया जाता है, किसके द्वारा? बाई कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। और इसको बोलते क्या है बच्चों? इसे बोलते हैं एम फेज का कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। अभी मैं इसे बहुत सिंपल करके समझाऊंगा, अभी केवल ये समझिए कि क्या हुआ है, सेल ने ग्रोथ की हुई है, किसी एक खास जगह पे अपने डीएनए को डबल कर लिया है, अब आगे जाके सेल में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है और बाद में सेल खुद डिवाइड कर जाएगी। ओके, complex series of event during cell division, these events are themselves under genetic control। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो इस तरीके से ही फेज चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं G1 चल रहा है, फिर S आ रहा है, फिर G2 आ रहा है, फिर M आ रहा है, उसमें भी कैरियोकाइनेसिस पहले, साइटोकाइनेसिस बाद में, ये सब किसके अंडर कंट्रोल हो रहा है? इतना वेल मैनर्ड कैसे है? तो ये सब बच्चों जेनेटिक कंट्रोल है, दैट इज डीएनए के कंट्रोल में है। डीएनए इसे कंट्रोल कर रहा है, डीएनए के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। चलिए, सेल साइकिल में जो चीजें हो रही हैं उन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इजी वे में। मान लीजिए किसी का घर है, ठीक है, किसी का यहाँ पे घर है बच्चों, इसमें दो बच्चे रहते हैं ए एंड बी। ओके, नाउ ए एंड बी रहते हैं और अब इनमें ये बड़े हो रहे हैं और इनके हिसाब से इनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब ये घर हमारे लिए मतलब एक साथ सबके रहने के लिए ठीक नहीं है, तो हम इसका डिवीजन कर लेते हैं, इसको बांट लेते हैं। तो अगर इनको बांटना है घर, तो क्या ऐसे बढ़ जाएगा? नहीं, घर बंटने से पहले जो भी घर का रुपया पैसा जेवर होती है वो सब एक साथ कलेक्ट की जाती है, उसके दो हिस्से बराबर बराबर के बच्चों बनाए जाते हैं और दोनों भाई आपस में कहते हैं ठीक है, चाहे तू ये ले ले या चाहे तू ये ले ले, ठीक है, दोनों डिसाइड कर लेते हैं। तो पहले घर में जो जायदाद है यानी रुपया पैसा जेवर उसका डिवीजन कर लेते हैं। नाउ जब ये डिवीजन हो जाता है देन घर का डिवीजन कर लेते हैं बच्चों, है ना, घर डिवाइड कर लेते हैं, या जो भी लैंड होती है तो लैंड को डिवीजन कर लेते हैं, बांट लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस परिप्रेक्ष्य में ही, इस रिस्पेक्ट में हम लोग समझते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। यहाँ समझिए आगे आपकी एक सेल है, उसमें बच्चों ये न्यूक्लियस मौजूद है और इसमें ये जीनोम मौजूद है। क्लियर? अब सेल का नंबर होना है बच्चों डबल, एक सेल से बननी है सेल डबल, तो यहाँ भी न्यूक्लियस जाएगा और यहाँ भी न्यूक्लियस जाएगा, इसमें भी बच्चों डीएनए होगा, इसमें भी बच्चों डीएनए होगा। अब जितना डीएनए बच्चों पेरेंट सेल में था, पेरेंट सेल में जितना भी डीएनए था उतना ही डीएनए इस सेल में भी होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल में बोल रहा हूं, तो उतना ही डीएनए फर्स्ट सेल में भी होना चाहिए, उतना ही डीएनए सेकंड सेल में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करे पेरेंट सेल बच्चों? पेरेंट सेल को अपने डीएनए को यानी सिंथेसाइज करके डबल करना पड़ेगा, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए शुड बी डबल प्रियर टू डिवीजन। डिवीजन के पहले अपने इस जीनोम को बच्चों डबल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ट्वाइस ऑफ सी इसका कंटेंट है डीएनए का, तो इसको 4C करना पड़ेगा सिंथेसिस फेज में। 4C है तो बच्चों 8C करना पड़ेगा, 8C है तो 16C करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना पेरेंट सेल में जीनोम मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही कंटेंट ऑफ जीनोम प्रेजेंट होना चाहिए सेल के न्यूक्लियस में। क्लियर है इतना बात बच्चों? चलिए अब आगे और समझते हैं कि यहाँ पर एक बात और आएगी आपको सामने कि सिंथेसिस फेज में ये डीएनए तो डबल हो जाता है बच्चों, बट क्रोमोसोम नंबर, ये जो क्रोमोसोम है ना बच्चों, इन क्रोमोसोम का नंबर बच्चों फिक्स रहता है। क्रोमोसोम नंबर बच्चों फिक्स रहेंगे। अगर किसी डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम थे बच्चों,
डिवीजन से पहले, तो डिवीजन के बाद वाली डॉटर सेल में भी बच्चों 46 क्रोमोसोम ही होंगे। या ऐसी बात कर सकते हैं कि जब सेल साइकिल चल रही थी, एस फेज से पहले अगर 46 क्रोम थे, तो डीएनए के सिंथेसिस के बाद भी बच्चों 46 क्रोमोसोम ही होंगे। बच्चों इसको याद कर लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर आने वाला नहीं है। क्रोमोसोम नंबर एज सच रहेगा, 46 था तो 46 रहेगा। या कोई और आप जीव जंतु ले लीजिए, मान लीजिए किसी में 90 होते होंगे तो उसमें 90 ही रहेंगे, किसी में 8 होते हैं तो वो 8 ही रहेंगे। क्लियर, न घटेंगे न बढ़ेंगे। इसीलिए तो माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहते हैं, मतलब जितना क्रोमोसोम नंबर पहले था उतना ही रहेगा बाद में भी। इसके बाद एक और प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों, मियोसिस, उसमें हम लोग बात करेंगे कि माइटोसिस से कैसे डिफरेंट होती है। अभी चलते हैं बच्चों जरा फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे। क्लियर, फेजेस ऑफ सेल साइकिल को देखने के पहले एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, इस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। वही डायग्राम है जिसमें मैंने अभी पहले हेल्प ली थी कि एक सेल जो कि आगे फेजेस से गुजरती हुई बच्चों इवेंचुअली डिवाइड करती है। जब ये सेल यहाँ पर जो कि न्यूली सेल फॉर्म्ड हुई है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 सेल बनी पुरानी सेल से, इसी में से एक सेल मैंने उठा ली। अब ये सेल ग्रोथ करेगी बच्चों, तो जो पहला फेज होता है G1 होता है, दूसरे फेज को एस फेज, सिंथेसिस फेज कहते हैं, इसे G2 या गैप 2 कहते हैं, और ये बच्चों गैप 1 है ना। तो यहाँ पे ये G2 दैट इज गैप 1 फेज होता है। गैप 2 फेज के बाद यहाँ देखें तो आप देखिए M फेज आ रहा है। ये M फेज भी बच्चों 2 भागों में डिवाइड है। आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे ब्लू 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 लाइंस है। जितना ब्लू लाइंस वाले पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 पार्ट है बच्चों ये कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा, एम फेज में न्यूक्लियस का बंटवारा हो रहा होगा, जो मैंने बताया कि घर बंटने से पहले जायदाद का बंटवारा हो रहा है, रुपया जेवर बट रहा है। ठीक है, दैट इज सेल का रुपया जेवर सब क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन कराया जा रहा है। नाउ अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन इन 4 फेज में करा लेंगे तो सेल अल्टीमेटली बच्चों डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, अब सेल डिवाइड हो सकती है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये आपको रेड कलर से दिया गया है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के होते ही देखिए कितनी सेल बनी हुई है, देखिए जरा 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों सेल डॉटर सेल है। क्लियर, तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिली कि सेल साइकिल में इतने फेज होते हैं, G1 S G2 M। अब यहाँ देखिए कि ये M फेज जो है ये अलग कलर से बना है और ये 3 फेज अलग कलर से बने, इसके भी मायने हैं बच्चों। ये जितना येलो पार्ट है ना बच्चों, इसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेज। ये इंटरफेज क्या है, इंटरफेज को बच्चों हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। अब रेस्टिंग फेज से मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सेल रेस्ट कर रही, नहीं, सेल डिवाइड तो नहीं करेगी, ये तो बात सही है, लेकिन सेल रेस्टिंग फेज भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी और ग्रोथ करती रहेगी। ये सारे पॉइंट मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है, जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएंगे। पहले से जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कोई डायग्राम मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको डायग्राम जो है दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों रेस्टिंग फेज भी आता है, रेस्टिंग फेज में जा सकती है सेल, रेस्ट कर रही होती है। क्लियर, तो G0 फेज ये आपका वही फेज है, देखिए ये वाली सेल जाकर के लिखा गया है G0 फेज, तो ये रेस्टिंग फेज में आ जाती है, यहाँ रेस्ट कर रही होती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेस्ट करते हुए भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। चलिए G1 फेज की बात कर लें, तो गैप 1 फेज है, यहाँ पर सेल बच्चों ग्रोथ कर रही होती है, इसका साइटोप्लाज्म अमाउंट कम होता है, लेकिन एक बात बड़ी है कि यहाँ पर कोई भी नया सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह सिंथेसाइज नहीं होता है, ना ही डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ कभी होगा जीवन में। एस में चलते हैं तो सबसे बड़ी जो घटना आपको दिखेगी वो डीएनए रेप्लिकेशन की होती हुई दिखेगी। कुछ अदर ऑर्गेनेल्स भी यहाँ सिंथेसाइज हो सकते हैं, लाइक एनिमल सेल में सेंट्रियोल यहीं पे डुप्लीकेट हो जाते हैं। G2 फेज की बात करेंगे, यहाँ तो कुछ प्रोटीन जो आगे चल करके हेल्प करेंगी M फेज में, वो यहाँ सिंथेसाइज हो जाती है। अब इस सेल ने पूरी मशीनरी को बना लिया है डिवीजन के लिए, और इसका यहाँ पर आकर के सेल अच्छी खासी बढ़ भी जाएगी, उसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो सेल अब अपने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिवाइड हो जाएगी बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ M फेज में डिवाइड होगी, M फेज भी 2 भागों में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब मैं जब पढ़ूंगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, अगर आपने इतना समझ लिया है। नाउ
फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करते हैं। टिपिकल अगर यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो इसको हम ह्यूमन सेल के कल्चर में समझ सकते हैं। अगर ह्यूमन सेल का कोई कल्चर करते हैं सोमैटिक सेल का बच्चों, तो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या सेल डिवाइड कर जाती है 24 आवर में? यस, 24 आवर में वन सेल डिवाइड कर जाती है, एक बार तो डिवाइड ही कर जाती है। तो हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है एंड सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी कर सकती है। बच्चों ये जो ड्यूरेशन सेल साइकिल की मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वेरी करती है। कभी कभी बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कुछ मिनटों की आपको ये सेल साइकिल दिख सकती है। जैसे ईस्ट की मैं बात करूंगा जो कि सिंगल सेल एक फंजाई है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ब्रेकर यीस्ट या बिलीवर यीस्ट, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट बोले जाते हैं। एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। इसकी सेल साइकिल का समय बच्चों 90 मिनट है। और बच्चों आपको एक पॉइंट और कहीं मिला होगा कि ई कोलाई की सेल का बच्चों 20 मिनट होता है। बताइएगा ये वाला पॉइंट कहाँ पे मेंशन है। क्लियर? अब सेल साइकिल को देखें तो ये डिवाइड करते हैं इसको बच्चों, टू बेसिक फेज इसके हैं। दो बेसिक फेज हैं, एक को बोलते हैं बच्चों इंटरफेज, while the second phase is called M phase. क्लियर? अब ये जितना येलो वाला पोर्शन है, ये पूरा येलो पोर्शन बच्चों इंटरफेज है हमारा। क्या है ये? इंटरफेज है। इस इंटरफेज की कहानी ये है कि सेल ग्रोथ तो करेगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी सेल का इंक्रीज होगा, लेकिन सेल कभी भी बच्चों डिवाइड नहीं करेगी। यहाँ डिवाइड होने की तैयारी करेगी, जो जो चीजें डिवाइड होने के लिए जरूरी हैं उन सारी चीजों को सेल बनाएगी, लेकिन यहाँ कभी भी इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करती है। ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे एम फेज रिप्रेजेंट करता है फेज जब एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होती है, और इंटरफेज डिपेंड करता है बच्चों, रिप्रेजेंट करता है, ये फेज है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच। समझाता हूं इस पॉइंट को, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए सेल इंटरफेज से चली और डिवाइड हो गई, एक बार एम फेज आया और नेक्स्ट बच्चों फिर से क्या आएगा? इंटरफेज। तो यानी ये क्या है? सक्सेसिव फेज। एक बार इंटरफेज से चली, एम फेज आया, पुनः इंटरफेज में जा रही है, यानी दो सक्सेसिव लगातार इंटरफेज के बीच जो इंटरवल आ रहा है उसे बोलते हैं बच्चों एम फेज। और एम फेज में ही आपको एक्चुअल सेल डिवीजन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट है ये नोट करना, इन द 24 एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में अगर हम देखें ह्यूमन सेल में, तो सेल डिवीजन जो एक्चुअल होता है वो केवल 1 घंटे के लिए होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी 24 आवर ले लीजिए, और 24 आवर में 23 घंटे आप क्या चलाएंगे? सेल को कहाँ रखेंगे? आप रखेंगे इंटरफेज में। यहाँ सेल केवल ग्रोथ करेगी बच्चों, बस ग्रोथ करेगी, कुछ चीजों का फॉर्मेशन करेगी, और 1 आवर में हम लोग देखें तो ये सेल बच्चों डिवाइड कर जाएगी, यानी ये एम फेज में आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट और मिलेगा कि ये जो इंटरफेज का समय होता है अप्रोक्स पूरे टाइम का 95% समय ले जाता है इंटरफेज, जबकि एम फेज जो होता है पूरे समय का 5% ही कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है? क्लियर? द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर? 95% से ज्यादा समय रख रहा है बच्चों इंटरफेज, और 5% से उससे कम रख रहा है बच्चों एम फेज। एम फेज स्टार्ट कैसे होता है? एम फेज को हम देखें कि कब एम फेज स्टार्ट हो गया। तो एम फेज का सबसे बड़ा तरीका है पहचानने का, कैरेक्टर है बच्चों, कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा करस्पॉन्डिंग तो। और जब न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो जो आपने डीएनए को डबल किया था उसकी सहायता से जो क्रोमोसोम पेयर्ड थे, अब बच्चों यहाँ पे वो जाकर के अलग अलग न्यूक्लियस में चले जाएंगे बच्चों, दैट इज उनकी कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे डॉटर क्रोमोसोम, एंड यूजुअली ये एंड होगा बच्चों साइटोप्लाज्म के डिवीजन से। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपको याद हुआ होगा कि पहले कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियस का बंटवारा, देन बच्चों सेल का बंटवारा या साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। नाउ द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे हम इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन मैंने फिर बोला है कि आप रेस्टिंग फेज सुन करके कंफ्यूज नहीं होंगे। रेस्टिंग फेज का मतलब है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रोथ कर रही है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रही है। इज द ड्यूरेशन टाइम जिसमें सेल प्रिपरेशन करती है बच्चों डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन
एक ऑर्डर मैनर में बच्चों, ये बहुत हाईली ऑर्डरली मैनर में होता है। इसको कौन करता है, जज कौन करता है बच्चों, ये डीएनए के अंडर कंट्रोल में रहता है, जीनोम के अंडर कंट्रोल में प्रोसेस रहती है। इंटरफेज को हम लोगों ने बच्चों 3 फेजेस में आगे डिवाइड किया है। पहले फेज को हम लोग गैप 1 फेज या G1 फेज कहते हैं, दूसरे फेज को S फेज कहते हैं और तीसरे फेज को बच्चों G2 फेज या गैप 2 फेज कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ G1 फेज की बात करें तो ये G1 फेज किसके बीच आता है, देखिए यहाँ पे मैं जब एक साथ लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। G1 फेज से चले तो आया S फेज, S फेज से चले तो बच्चों आया G2 फेज, G2 फेज से चले तो M फेज आया, ठीक है। और M फेज से फिर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, G1 फेज, G1 से फिर चलेंगे तो S फेज, S से चलेंगे तो G2, G2 से फिर M आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, G1 फेज किसके किसके बीच आया है या किन किन घटनाओं के बीच आया है, ये आप जानिए। यहाँ पे ये S फेज से पहले आ रहा है, मतलब जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है या डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है उससे पहले ये मौजूद है, और एम फेज के बाद मौजूद है, यानी जहां अभी पेरेंट सेल से तुरंत डॉटर सेल बनकर के आई है उसके बाद वाला फेज है, और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले वाला फेज है, दैट इज इट इज द इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड द एस फेज। अब चाहे ऐसा बोले या इनकी घटनाओं को लेकर के आप नाम दीजिए, जैसे एनसीईआरटी पॉइंट बनाती है इनकी प्रोसेसेस को लेके। बोला जा रहा है कि जब G1 फेज होता है तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड ये कंटिन्यूअसली बच्चों ग्रोथ करती है लेकिन रेप्लिकेट नहीं करती है अपने डीएनए को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पहला पॉइंट बोला गया था कि ड्यूरिंग इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, देखिए माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का ये इंटरवल है। G1 फेज क्या है, इंटरवल है। क्लियर। सेकंड वाला पॉइंट भी मैंने क्लियर किया कि यहाँ पर ग्रोथ तो होगी G1 फेज में सेल की, लेकिन एस फेज सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। नाउ एस या सिंथेसिस फेज की ओर चलें तो ये मार्क्स करता है बच्चों पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होती है। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल बच्चों डबल हो जाएगा। अगर इनिशियल अमाउंट बच्चों 2C था तो अब हो जाएगा 4C, लेकिन देयर इज नो इंक्रीज। यहाँ पे जितने आपको अपने स्टार बनाने हो ना अपनी एनसीईआरटी में बच्चों बना लीजिएगा। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, जितना क्रोमोसोम था पहले उतना ही रहेगा। अगर 46 क्रोमोसोम था तो 46 क्रोमोसोम रहा होगा। इस बात को आप समझेंगे बच्चों, कैसे समझेंगे, समझिए इस तरीके से कि हमने इस खूब सारा डीएनए यहाँ ऐसे था और इसमें और डीएनए ऐसे डबल कर दिया, ठीक। तो डीएनए डबल करने से हमारा क्रोमोसोम क्यों नहीं बढ़ा, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमने इसका कंडेंसेशन बहुत अच्छे से कर लिया। पहले थोड़ा टाइट था, हमने और अभी इसको टाइट करके कंडेंस कर दिया। तो पहले भी 46 थे, अभी और कंडेंस करके उनको पैकेजिंग की तो यहाँ पर 46 ही क्रोमोसोम बच्चों हैं। क्रोमोसोम को बढ़ने हमने नहीं दिया या घटने नहीं दिया, ये भी कह सकते हैं। If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remain the same. तो अगर G1 में बच्चों जितने क्रोमोसोम हैं अगर 46 हैं तो S के बाद भी 46 ही होंगे। ये बात मैं कहते हुए आया हूँ अपने लेक्चर में। आपको याद करना चाहिए कि अगर एनिमल सेल में देखें S फेज में तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, न्यूक्लियस की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए है उसका डबल होना शुरुआत हो जाती है। एज वेल एज बच्चों सेंट्रियोल भी यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाते हैं। सेंट्रियोल आपको ना पता हो तो बच्चों बताइए, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर नाम के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे लगे रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चों, डबल हो जाएंगे, एक कॉपी अपनी और बना लेगा और ये बच्चों पोल की ओर जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं। यहाँ से बच्चों फाइबर निकलेंगे एम फेज में, वहां एम फेज में हम लोग इस सारी कहानी को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी जानिए कि सेंट्रियोल का नंबर भी डबल हो जाता है एस फेज में ही। ड्यूरिंग द G2 फेज बात करें तो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती हैं बच्चों जो माइटोसिस के लिए जरूरी हैं एंड सेल ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। तो कुछ बातें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ टू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो देयर लाइफ। अच्छा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके हमें कुछ आंसर करने हैं, देखते हैं। हाउ टू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, कैसे ग्रो रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेल डिवीजन, बाय द सेल डिवीजन। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें सेल डिवीजन होता है, इसलिए उनमें सेल्स बनती हैं। डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, नो बच्चों, सारी सेल तो डिवाइड नहीं करती। जो परमानेंट टिश्यू हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाता है, वो बाद में डिवाइड करना
रह जाता है, ये हार्ड प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, डी डिफरेंशिएशन हो जाता है तो कुछ सेल ऐसी हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करने लगती हैं, लेकिन उसमें सेकेंडरी मेरिस्टम बच्चों बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, सारी सेल्स हमेशा डिवाइड नहीं करती हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? नो बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। हमारी नर्व सेल नहीं डिवाइड होती हैं, हमारी हार्ट की भी सेल मुख्यतः अगर मुख्य रूप से देखें तो नहीं होते हैं, एक्सेप्शन अलग हो सकते हैं इंजरी वगैरह होने पे, लेकिन डिवाइड नहीं होते हैं। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट? हायर प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों, मेरिस्टम्स इनको कहते हैं। इनको एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ जानिए दो प्रकार के मेरिस्टम होते हैं, एक होता है सूट में एपिकल शूट मेरिस्टम और एक होता है बच्चों रूट में, उसे बोलते हैं एपिकल शूट मेरिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? आंसर है नो, एनिमल में इस तरीका को कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता है, इसलिए एनिमल में जो ग्रोथ होती है एक टाइम पीरियड तक ही होती है, बाद में ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा नहीं एनिमल बढ़ता ही चला जाएगा प्लांट की तरह, है ना। एनिमल में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बाद में ग्रोथ केवल और केवल होगी पुरानी सेल को रिप्लेस के लिए, या कहीं इंजरी वगैरह हो जाए तो उन सेल को रिप्लेस करने के लिए होगी। जैसे हमारे यहाँ देखिए, एक अच्छी खासी ग्रोथ जो देखने को होती है 18-19 वर्ष में हो जाती है, उसके बाद बॉडी का वेट वगैरह इंक्रीज तो होता रहता है, लेकिन जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं या हट रही होती हैं केवल उनको रिप्लेस करने के लिए ही सेल डिवीजन हो रहा है, बाकी उस तरीके की ग्रोथ नहीं है जिस हिसाब से एक छोटे से बच्चे से एडल्ट की बॉडी बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल, अब इसीलिए वहां क्वेश्चन पूछे गए थे कि कुछ सेल्स जो एडल्ट एनिमल में होते हैं कभी डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, आगे चल के बच्चों ये डिवीजन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हार्ट की सेल हमारे, एंड मैनी अदर सेल बच्चों डिवाइड केवल करती हैं ओकेजनली, जब उनको बोला जाता है, जब डीएनए बोलता है कि डिवाइड कर जा, तुझे मेरी जरूरत है, तो वो डिवाइड कर जाती हैं एज नीडेड टू, किस लिए बच्चों? रिप्लेस सेल को हटाने के लिए जो कि लॉस्ट हो गई हैं इंजरी के कारण या सेल डेथ के कारण। मान लीजिए यहाँ पे पहले से सेल थी बच्चों, ठीक है, और ये ऐसी सेल थी जो डिवाइड नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गई एक सेल। अब जब ये एक सेल खत्म हो गई तो यहाँ जो और सेल डिवाइड नहीं हो सकती थी, डिवाइड करके इसकी जगह पूरी कर देगा, यहाँ नई सेल बना देगा, और इसको बोला जाएगा बच्चों डीएनए के द्वारा, these cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी सेल जो बच्चों आगे G1 फेज से बढ़ना नहीं चाहती हैं, डिवाइड नहीं होना चाहती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? एक नए फेज में एंटर कर जाती हैं। इस फेज का नाम है G0 फेज, या इसको बोलते हैं बच्चों क्विसेंट स्टेज। G0 बोलो या G0 बोल सकते हो। तो G0 स्टेज में जाती हैं। क्विसेंट स्टेज का मतलब प्रशांत अवस्था, यहाँ ये शांत पड़ी रहती है। शांत का मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर होंगी, लेकिन सेल यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, देखिए पॉइंट ये लिखिए, मैं यही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं बोलता हूँ, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड, और तब तक ये डिवीजन नहीं करेंगे बच्चों जब तक इनसे बोल नहीं दिया जाता, एंड टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम और पढ़ने वाले हैं, बस ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ तक, फर्स्ट लेक्चर में यहीं पे एंड खत्म करें। इन एनिमल्स में बात करें, माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल बच्चों। सोमा माने होता है बॉडी, तो अधिकतर जो हमारी बॉडी की सेल होती है ना बच्चों, उनमें 46 ही क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 का नंबर अगर पूरा क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म को तो आप लोग क्या बोलोगे? डिप्लॉयड बोलोगे, क्योंकि इससे पेयर बच्चों बनाया जा सकता है। 23 पेयर क्रोमोसोम इससे बन जाएगा बच्चों। तो जहाँ पे आप पेयर में क्रोमोसोम को रखते हो वो डिप्लॉयड है, जहाँ पे पेयर में नहीं रख सकते हो, सिंगल क्रोमोसोम रखते हो तो वो हैप्लॉयड है। तो ऐसा समझिए बच्चों, पेयर क्रोमोसोम है तो डिप्लॉयड है, सिंगल कॉपी है वहां पे तो हैप्लॉयड है, ऐसे याद कर लीजिए। हाउएवर अगर हम प्लांट की कुछ एक्सेप्शन लें तो बच्चों वहां पर माइटोसिस हो सकती है। क्या आपने याद किया कि एनिमल में जो डिप्लॉयड सेल है वहां पर ही माइटोसिस होती है, हैप्लॉयड सेल में जल्दी ये देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है बच्चों, हनी बी में जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हनी बी में जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, इनको बच्चों ड्रोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ड्रोन्स बोलते हैं। आप ये 12th में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे ये ड्रोन्स होते हैं, और ये ड्रोन्स बच्चों हैप्लॉयड ही होते हैं। और हैप्लॉयड का इनका नंबर जो इनका सेल होगा बच्चों उनमें क्या हो रही होगी?
उनमें बच्चों माइटोसिस ही होती है, माइटोसिस से बढ़ते हैं। अगेंस्ट दिस बात करें, इस पॉइंट के बच्चों विरुद्ध में बात करें, तो प्लांट्स में चाहे हैप्लॉइड सेल हो और या फिर डिप्लॉइड सेल हो, दोनों में बच्चों माइटोसिस हो जाती है। ठीक है, ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स चैप्टर 3, आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड इट्स स्टेजेस एट विच माइटोसिस इन सीड हैप्लॉइड सेल। तो मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहाँ समझा देता हूँ बच्चों, देखिए जरा। यहाँ पे प्लांट में दो अवस्था होती है। एक अवस्था होती है जिसमें प्लांट का जो क्रोमोसोम कंटेंट होता है बच्चों हैप्लॉइड रहता है N, और एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें प्लांट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड हो जाता है, दैट इज 2N। अब ये जो N वाली अवस्था है इसको बोलते हैं बच्चों गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोफाइट, जिसमें प्लांट का क्रोमोसोम कंटेंट हैप्लॉइड होता है। प्लांट का जब क्रोमोसोम नंबर बच्चों डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड कंटेंट में रहता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं बच्चों स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों स्पोरोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है आगे चल के बच्चों डिवीजन वगैरह करके यहाँ पे ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। स्पोरोफाइट में वगैरह भी यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं आपस में, वो चाहे जाइगोमियोसिस करके या अन्य किसी प्रकार से गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ करती हैं। तो ये बार बार इस तरीके से आपको दिखता है। इसे हिंदी में बच्चों पीढ़ी एकांतरण कहते हैं या इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसे AG लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हुआ। आज हम लोगों का सेशन यहीं पे एंड होगा। इतना पोर्शन प्लीज बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसी तरीके पढ़िएगा, अपनी एनसीईआरटी को मार्क करिएगा, बस इतना गंदा मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास और अनदर पेपर यहाँ उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पे लिखता हूँ यहाँ पे। बट आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत साफ सुथरा रखिए, उसमें जो जरूरी पॉइंट है उनको मेंशन करिए, और जरूरी पड़े तो स्टिकी नोट्स का प्रयोग करिए। पेज के किनारे आप स्टिकी नोट्स को लगा सकते हैं, उससे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, समझ लेते हैं यहाँ क्या बात हो रही है। यह है स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल्स। बच्चों लैब में ऑनियन टिप सेल में हमें माइटोसिस होते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इनके सुनिएगा। इट हैज 16 क्रोमोसोम, क्लियर है, मतलब डिप्लॉयड कंटेंट जो यहाँ पे है 2N बराबर, क्योंकि सोमा सेल है ना, सोमेटिक सेल है, तो 16 क्रोमोसोम है। ओके, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1? तो जीवन में कितना होगा बच्चों, बताइए, आप लोग जवाब दीजिए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। हाँ, 16 क्रोमोसोम होगा। जीवन में कितना होगा? 16 क्रोमोसोम होगा। नाउ आफ्टर एस फेज कितना होगा बच्चों? एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम थोड़े ना बढ़ेगा, 16 ही रहेगा। फिर पूछ रहा आफ्टर एम फेज कितना होगा? एम फेज में भी बच्चों 16 ही रहेगा। क्लियर? क्रोमोसोम नंबर नहीं घटने वाला है। चलिए, अब ये पूछ रहा है डीएनए के बारे में। ऑल्सो बताइए व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1? बच्चों जीवन में डीएनए कंटेंट क्या होगा? सेम होगा, SM2M फेज। नाउ फिर पूछ रहे हैं आफ्टर एस फेज क्या होगा? आफ्टर एस फेज जो डीएनए का कंटेंट है वो बोलेंगे हम लोग डबल। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इफ द कंटेंट आफ्टर M फेजेस इज 2C। अच्छा, कह रहा है कि ये बताओ कि M फेज के बाद 2C था तो कितना हुआ? तो जीवन में सेम बोला, तो यानी जीवन में 2C था, और S के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 4C हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया है और ये खत्म कर दिया यहाँ। अब आगे चल करके हमें एम फेज पढ़ना है कि एम फेज में कैरियोकाइनेसिस बच्चों कैसे करते हैं और साइटोकाइनेसिस करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने ये सेक्शन खत्म किया है वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्त यारों में भी इसको शेयर करते रहिए। और जनवरी 2024 तक मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं इसी तरह आपको पढ़ा करके पूरा कंटेंट बायोलॉजी का अपलोड कर दूंगा। सारे के सारे जो पेपर प्रैक्टिस शीट कराऊंगा वो निःशुल्क आपको उपलब्ध हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे। आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीपीटी वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।